पर हमला की खबर मिल रही है। देर रात का ये मामला है जब ये हमला किया गया है और उसके बाद पुलिस को भी जानकारी इस बारे में दी गई है, यानी कि पुलिस ने भी संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर। हमलावरों की पहचान करने में भी पुलिस जुटी हुई है। हमले में कोई हताहत की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। रांची स्थित निवारणपुर में आरएसएस का कार्यालय है और देर रात करीब 12 बजे के बाद यानी 12 बज के कुछ मिनट पर दो अज्ञात हमलावरों ने हमला किया पेट्रोल बम से। और ये फुटेज में सामने आया कि वो एक बाइक से आया, दूसरा कार से आया। दो बार सबसे पहले कार्यालय का मुआयना किया, मुआयना करने के बाद फिर वापस जाने के 10 मिनट के बाद आए और दो पेट्रोल बम, एक पेट्रोल बम नीचे और उसके बाद दूसरा जो है ऊपर उन्होंने, क्योंकि 4 मंजिल का ये इमारत है और पॉश एरिया में बना हुआ ये आरएसएस का कार्यालय है। और ये इसमें कई लोग रहते हैं जो आरएसएस के से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर अगर वो पेट्रोल बम फटता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि दोनों पेट्रोल पंप जो है वो नहीं फट पाया। इसको लेकर के सुबह में पुलिस भी आई और अभी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ यहाँ मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी ने कहा कि ये हमारी मां पर हमला है। रक्षा राज्य मंत्री भी ने कहा कि पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ पुलिस पिकेट की मांग भी की है और पॉश एरिया भी है। यहाँ अगर कहा जाए तो सघन आबादी का एरिया है और कहीं न कहीं इस बात का संकेत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार हिंदू संगठनों पर हमला हो रहा है, धार्मिक संगठनों पर हमला हो रहा है, उनकी मंशा साफ नहीं है। कहीं न कहीं वो पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अपराधी आए हुए थे, सीसीटीवी में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने निकल करके आ रहे हैं उसी को लेकर के स्थानीय थाना में मामला को दर्ज भी कराया गया है और डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम भी यहाँ पर आई है और छानबीन कर रही है। चूंकि यह मामला अनुसंधान का है और पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से आरएसएस यानी हम कहें कि पूरे झारखंड का यहाँ पर प्रधान कार्यालय है और यहाँ पर कम से कम इस पूरे कार्यालय में 10 से 15 लोग हमेशा 24 घंटा रहते हैं। अब पूरे कार्य का संचालन यहीं से होता है। और अगर हम कहें तो जिस प्रकार से संजय सेठ ने कहा कि ये हमारी मातृ संगठन पर हमला है और कहीं न कहीं ये जो हमलावर हैं उनकी नीयत में जरूर संदेह पैदा इसलिए कर रहा है कि अगर वह पेट्रोल पंप यहाँ पर फटता तो पूरे बिल्डिंग में आग लगती। और देर रात यानी 12 बजे के बाद हमला करने का साफ तौर पर यह है कि पूरे जलाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हमेशा इसमें 10-15 लोग रहते हैं। और कहीं न कहीं इस बात का साफ तौर पर उन्होंने पुलिस पर भी जांच का विषय लिया है। तो निरंजन, जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें और भी 10-15 लोग रहते हैं, तो क्या उस दौरान वहां पर लोग मौजूद थे जब ये घटना घटी? बिल्कुल यहाँ पर उनका आवासीय कार्यालय भी है। यहाँ पर हमेशा ये लोग रहते हैं और पूरी तरह से आरएसएस का संचालन करते रहते हैं। और आरएसएस का कार्यालय जहाँ भी होता है वहाँ पर लोग रहते भी हैं और दिन में उठ करके अपने जहाँ भी है पूरे प्रदेश के कार्यालय को संचालन करते हैं। क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ ये कार्यालय हमेशा कहीं न कहीं संपर्क में रहता है। और इससे पहले भी यहाँ पर बड़ी नेता अगर हम बात करें तो आरएसएस के प्रमुख भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और यहाँ पर रहना उनका होता है। प्रदेश कार्यालय है और प्रदेश के जितने भी संगठन के से जुड़े लोग रहते हैं यहाँ पर आना जाना लगा हुआ रहता है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बयान दिया है कि उनकी मंशा साफ नहीं थी, क्योंकि इसमें 10-15 लोग यहाँ पर मौजूद थे। निरंजन बने रहिए, ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जैसा कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है, तो क्या जांच शुरू कर दी गई है और अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन अपराधी थे यहाँ पर, किसने बम फेंका है? फिलहाल तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और आसपास के भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि देर रात की ये घटना है जिस वजह से अपराधियों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस को यहाँ से कई इनपुट्स मिलेंगे जिसके आधार पर अपराधियों की शिनाख्त होगी, लेकिन अब तक अपराधियों की शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है। वरीय अधिकारी भी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एफएसएल और टेक्निकल सेल को भी बुलाया गया है। दूसरी तरफ बता दें कि 2 पेट्रोल बम से हमला किया गया था, एक
पेट्रोल पंप जो है वो मिसफायर कर गया, तो दूसरा पेट्रोल पंप जो है वो दीवार से जाकर लगा, जिस कारण ब्लास्ट भी हुआ, जिसके बाद ये पूरी जानकारी मिली। हालांकि इसकी पूरी जानकारी देते देते वक्त लग गया। देर रात की घटना होने के कारण अगर कहा जाए तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। घर के अंदर, जो कार्यालय के अंदर लोग मौजूद थे, जिस वजह से उन लोगों की जान बच गई। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ योजना थी, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। क्योंकि पिछले दिनों अगर बता दें कि धनबाद में जो आतंकी गुट गिरफ्तार हुए थे, उनके द्वारा भी एक बड़े नेता की हत्या की योजना थी। ठीक है ओम प्रकाश, तो कह सकते हैं कि इस हमला में सबसे अच्छी खबर यही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया निरंजन और ओम प्रकाश आप दोनों का। चलिए अब लौटते हैं बिहार की खबरों की तरफ। देखिए, शेखपुरा में बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने भोजपुरी के नाम पर फूहड़ और अश्लील गीत को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने इसको लेकर गृह विभाग को भी पत्र लिखा है। कहा है कि हमारे विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखा जिसमें अश्लील गाने और जाति सूचक गाने या फिर कोई भी आपत्तिजनक गाना सार्वजनिक जगहों पर ना बजे, इसे रोक लगाने की मांग की है। मंत्री ने कहा है कि लोग इसकी जानकारी गुप्त तरीके से दें और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि ऐसे गानों को रोकने के लिए समय पर जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी के नाम पर अश्लील गीत गाया जा रहा है जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा है कि शपथ लेते ही मंत्री का शपथ लेते ही उन्होंने कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि फूहड़ और अश्लील गीत पर रोक लगाएं जिसकी शिकार बिहार की महिलाएं हो रही हैं। इस तरह के गाना को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बिहार में फिल्म के निर्माण में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 करोड़ रुपए मदद भी करेगी ताकि बिहार की अतीत और संस्कृति मजबूत रह सके। कला संस्कृति मंत्री के नाते आप सबको मैं बता रहा हूं कि मैंने पहले ही जिस दिन पदभार ग्रहण किया था उस दिन मैंने कहा कि फूहड़ गाना जो सार्वजनिक स्थलों पर बजते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। सब अपने अपने माँ बहन के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो फूहड़ गाना बजा करके जिस तरह से अश्लीलता को परोसा जाता है और कुछ मनचले लोग इसको प्रोत्साहित करते हैं तो उस पर कड़ाई से लागू करेंगे। और बिहार में फिल्म नीति बन गई है। अब जो भी यहाँ फिल्म बनाएंगे 4 करोड़ रुपया तक हम लोग जो है उनको सब्सिडी देने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अब जो भी अश्लील गाना गाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, पूरी जानकारी दीजिए और क्या कुछ सोचा है, क्या प्लान किया गया है मंत्री की तरफ से? देखिए, कला संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को पत्र दिखाया और उन्होंने साफ कर दिया जो भी जाति सूचक बनाए जाते हैं तो प्रभाव से रोक लगाया जाएगा और उसे कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही मंत्री ने ये भी कहा है, विभाग ने भी कहा है कि लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और हेल्पलाइन नंबर कोई अगर इस तरीके से कंट्रोल जहाँ पे पूरा गाने जगह पर उसकी जानकारी नंबर पर देंगे पुलिस को खबर किया जाए जाए तो फिर इसके लिए नर्सिंग में लोगों को जागरूक रहने की अपील की, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी अपील की और साथ ही कदम उठाने के लिए मांग की है। इसके लिए प्रबुद्ध लोग खासतौर से कलाकार है उनसे आग्रह किया है कि आप लोग लोगों को जागरूक करें क्योंकि कोई कलाकार उनको अपील जनता में ज्यादा आसानी से कर दी जा सकती है। तो जैसे लोगों सामने किया जाता है कदम बजाए जाते हैं जिसको जैसे और वैसे कदम उठाने के लिए लिखा गया है और मांग किया गया कि जल्द से जल्द इस पर ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने सार्वजनिक स्थलों, शादी विवाह और अन्य समारोह में अश्लील और जाति सूचक गानों के प्रसारण पर रोक लगाने की पहल की है। विभाग ने इस संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की और विभाग का यह कहना है कि ऐसे गीत समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं। तो वहीं पटना के लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया, सरकार से जल्द सख्त नियम लागू करने के लिए और ऐसे गानों पर रोक लगाने की भी मांग की है।
बिहार में अश्लील गाने और जाति सूचक गाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है और बिहार सरकार ने इसके लिए कला संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को एक पत्र भी लिखा। हमारे साथ कुछ लोग हैं पटना के लोग, इन्हीं से जानते हैं। सर, ये जो फैसला हो रहा है कि भाई बिहार में जो अश्लील गाना बजाया जाता है सार्वजनिक जगहों पे, शादी ब्याह में, या फिर जो जाति सूचक गाने बजाए जाते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, आप लोग की राय क्या है? एकदम इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेडीज पर्सन होता है, जहां पर वो अश्लील गाना जब बजता है तो अपने आप में खुद शर्मसार हो जाता है आदमी। बेटियां होती है, बहुएं होती हैं, उस समय अच्छा अपने आप में फीलिंग नहीं होता, इसलिए इस पर इमीडिएटली रोक लगना चाहिए। बहुत द्वेष भावना पैदा हो रहा है, जाति सूचक भी गाना होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक पहले भी आता था गाना, बहुत अच्छे अच्छे गायक थे और उसका अभी आज भी हम सुनते हैं, मगर आज जो भोजपुरी में जो है इतना अश्लील फैला दिया गया है कि सुनने का मन नहीं करता। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, ये सरकार की अच्छी पहल है, क्योंकि जो अश्लील गाने आजकल जो जिस तरह से गाया जा रहा है, आप फैमिली के साथ नहीं चल सकते हैं, परिवार के साथ नहीं चलते, अपने आप में गलानी फील होता है कि क्या हो रहा है। वो इसकी संस्कृति प्राचीन काल से ही बहुत ही व्यवहारिक रहा है और हम लोग कभी भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाए ही नहीं। या पूर्व के कालखंडों में देखिए, अभी इसके पहले के कालखंडों में देखिए, लेकिन अभी न कहीं हम लोग पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा प्रेरित हो जा रहे हैं। इसके वजह से हमें कहीं न कहीं, अगर ये बिहार सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जो पहल की है वो अति सराहनीय है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कदम है और रोक लगना चाहिए, क्योंकि पूरा डिसिप्लिन खराब हो जाता है और बड़ा छोटा इस सब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह पाता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करेंगे आरा की, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में एक युवक द्वारा पुलिस को लगातार चुनौती देने का मामला सामने आया है। युवक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस कर्मियों को धमकाता है, फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप यह है कि उसने पहले थानाध्यक्ष पर भी पिस्तौल तान दी थी। फिलहाल इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। पिछले 24 घंटे से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो युवक के हाथ में पिस्टल और पुलिस को चुनौती देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। शाहपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और खबर यह है कि इससे पहले भी ऐसा वो कर चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को चुनौती देने का मामला सामने आया है, कब की ये घटना है? देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले एक युवक के द्वारा लगातार पुलिस को चुनौती दी जा रही है। और हद तो तब हो गई जब खुलेआम उसने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 24 घंटे से पुलिस और उक्त युवक के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। और लगातार वो, जहां एक दिन पुरुष ने पुलिस पर सरेआम थानेदार पर पिस्टल तान दी थी और उसके बाद पुलिस कर्मियों को घंटों बंधक बनाए रखा था, और लगातार ये जो खेल है वो एक दिन पुरुष से चल रहा है। लेकिन अभी भी जो युवक है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस के द्वारा उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर किस तरह से युवक का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि सम्राट चौधरी के भोजपुर जिले आगमन के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर से पुलिस को उसने सरेआम चुनौती दे डाली। और हद तो तब हो गई जब उसने सरेआम युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त कैसे करार किया जा रहा है चंदन, जब उस युवक की अभी तक गिरफ्तारी ही नहीं हुई है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की जहां तक बात करें तो पुलिस वाले का जो तर्क है, वो पुलिस वालों का तर्क ये है कि पुलिस जो युवक है मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन तस्वीरें जो सामने आई है उसको देख करके शायद ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार पुलिस कर्मियों को धमका दे रहा है, उसको चुनौती दे रहा है, लगातार वह पिस्टल तान रहा है, तो इससे साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं से वो पुलिस को चुनौती दे रहा है। लेकिन अभी भी वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है, जिसके कारण कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए चंदन। और देखिए, इससे पहले भी आरा में पुलिस को खुली चुनौती देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक युवक सरेआम हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस कर्मियों को धमकाता नजर आता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हाथ में पिस्टल लेकर किस तरीके से युवक खुलेआम पुलिस वाले को ही धमका रहा है। और इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी वहां पर खड़े होते हुए पूरा नजारा देखते हैं।
युवक हथियार लहराता पुलिसकर्मी को चुनौती देता है और पुलिस भी चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। दूसरी वीडियो में भी हाथ में पिस्टल लेकर कुछ पुलिसकर्मी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ये मामला सामने आने के बाद कई तरह की चर्चा हो रही है। आरा के एसपी ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। युवक देखने में साइको लग रहा है, लेकिन पूरे मामले की जांच होगी, इसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है इस पूरे मामले पर। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक कुख्यात अपराधी घायल हो गया। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार सिंह को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अमित कुमार सिंह मुशहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ में हुए जमीन कारोबारी अंकित रंजन हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इस मामले के बाद से ही पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस देर रात भटौलिया पुल के पास पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध बाइक सवार पहुंचे। रोकने का इशारा करने पर दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 गोलियां पुलिस वाहन को लगी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमित कुमार सिंह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और कई खोखे बरामद किए हैं। फरार अपराधी की तलाश में छापेमारी जारी है। 17 जून को रात्रि में 2:30 बजे के आसपास मुशहरी थाना अंतर्गत भटौलिया मोड़, वहाँ पुल है, पुल के समीप विशेष वाहन जांच चल रही थी। थाना प्रभारी मुशहरी और बेला मौजूद थे। तो एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति काफ़ी तेजी से भाग रहा था। उसको इंटरप्ट करने पे वो नहीं रुका, तो उसको पीछा किया गया और खदेड़ने पर वह वाहन असंतुलित होकर गिर गया और संदिग्ध लोगों द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। 3 राउंड फायरिंग हुई। तो चेतावनी के बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और एक व्यक्ति फरार हो गया वहाँ। बड़ी खबर यूपी के बलिया से, जहां भोजपुरी सुपरस्टार और एमएलसी पवन सिंह के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई लोगों के सिर फटे हैं लाठीचार्ज के दौरान, कुछ के हाथ में चोट आई है। हंगामे के दौरान सैकड़ों कुर्सियां भी यहां पर क्षतिग्रस्त हुई। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन समेत और भी कई भोजपुरी कलाकार मौजूद थे। ये मामला नगर में आयोजित एक बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है, जिस दौरान फैंस वहां पर पहुंचे और पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई और फैंस का ये प्यार उन्हीं के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया भीड़ को अनियंत्रित करने के लिए। ऐसे में कई लोगों को बाहर खदेड़ा गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमारा नगर थाना पुलिस का 4 पुलिस वाला मिलकर मारा है हमको। हम कुछ बोले नहीं है पुलिस वाले को। सब जनता को पुलिस दौड़ा कर मार रहा है। मैं चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। मेरा सचिन कुमार नाम है, इनासो का रहने वाला हूँ। इंदासो चौनपुर है। ये पवन सिंह को देखने आए थे मैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि बिहार के विकास के साथ साथ निवेश और रोजगार को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक की पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। सम्राट चौधरी आज शाम 5 बजे सचिवालय के घंटाघर में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं और जाहिर तौर पे कैबिनेट की बैठक ऐसे भी कई महीनों में महत्वपूर्ण होती है और हर बार कैबिनेट की बैठक में कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। इस बार भी आज शाम 5 बजे पूरी उम्मीद है कि बिहार के विकास के साथ साथ निवेश हो या फिर शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं जिसका असर बिहार की जनता पे पड़ेगा। जाहिर तौर पे बिहार सरकार लगातार कोशिश में है कि बिहार को विकसित बिहार बनाए, इसके लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। खासकर बिहार में निवेश कैसे बढ़े, बिहार में रोजगार कैसे बढ़े और साथ ही बिहार का विकास तेज गति से कैसे हो। और इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे सचिवालय के मेन सभागार में सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जिसका असर बिहार
के विकास पे पड़ेगा। और जाहिर तौर पे नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि सम्राट चौधरी विकास के साथ कुछ ऐसे भी फैसले ले सकते हैं जो बिहार की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो नजरें शाम 5 बजे पर टिकी हुई है, जब सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट के सहयोग के साथ सचिवालय के घंटाघर में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।